वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर 7 को डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम उसका सेक्शन ए पढ़ने वाले हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, लेट एफ आर टू आर फंक्शन आर टू आर आपके पास डिफाइंड है एक, जिसकी डोमेन भी रियल नंबर एंड कोडोमेन भी रियल नंबर्स है। और फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो हमें बताना है कि फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, मैनी वन ऑन टू होगा, या फिर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इसको एरो डायग्राम से आप समझें। यहां पर भी रियल नंबर्स हैं और यहां पर भी रियल नंबर्स हैं, और यहां से यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 मैपिंग डिफाइंड है। अब जब मैं इसके अंदर -1 डालूंगा, मतलब f ऑफ -1 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4। अब -1 की पावर इवन नंबर ये 1 हो जाएगा। और हम निकालें f1 की वैल्यू, तो f1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब -1 और 1 किससे मैप करेंगे, आपके 1 से मैप करेंगे आपके हमेशा। ये किससे मैप कर रहे हैं, हमेशा 1 से मैप कर रहे हैं। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है, दोनों की अलग अलग इमेज नहीं है, सेम इमेज नहीं मिल रही है, तो नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं होगा आपका। देन उसके बाद यहां पर आप चाहे 2 डालो, इसके अंदर 3 डालो, -2 डालो, -3 डालो, हमेशा एक पावर इवन नंबर दे रखी है तो नंबर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मतलब यहां पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं आपके -1 -2, इनके लिए आपको कभी भी क्या है, एक प्री इमेज नहीं मिलेगी। मतलब यहां से आप कोई भी एलिमेंट डालोगे तो पावर इवन नंबर दे रखी है, अब जैसे ही आप उसे इसके अंदर डालोगे ये हमेशा पॉजिटिव नंबर से मैप करेंगे। मतलब कोडोमेन में जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है आपके पास, तो आप कह सकते हैं द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी दे रखा है, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो डी ऑप्शन को आप इसमें टिक करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। एंड बी एक मैट्रिक्स दे रखी है 4 3 -2 1। अब हमें इसमें वैल्यू निकालनी है 2a प्लस बी की। तो मैं पहले 2a की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एलिमेंट को, 2 2 ज़ा 4 -2 8 4, ये 2a की वैल्यू आ गई। अब इसमें ही जोड़ देंगे हम b को, तो b को ऐड कर देते हैं इसमें, 4 3 -2 और 1, यहां पर 4 + 4 हो गया 8, -2 + 3 हो गया आपका 1, 8 - 2 6 एंड 4 + 1 इज 5। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन ए को आप इसमें टिक करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आपको दो डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं और x की वैल्यू आपको निकालनी है। x 12 3x इज इक्वल टू 6 18 2 एंड 6। अब दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, -3 इंटू 12 माइनस का 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36, -2 इंटू 18 इज 36। तो यहां तो हो गया 0, एक्स स्क्वेयर -36 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, और स्क्वेयर को इधर ले जाएंगे तो √36, और 36 का रूट क्या होता है आपका, +/6। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है आपका, +/6। दैट मींस आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे इसके अंदर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू kx + 1 3x - 5 if x is greater than 5 and if x is less than equal to 5। और यहां पर जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 5 पर आपको कंटिन्यूअस दे रखा है। देन आपको इसमें k की वैल्यू बतानी है कि k की क्या वैल्यू यहां पर होगी। तो देखिए, मैं इसमें LHL की वैल्यू निकालूंगा, लिमिट
x टेंड्स टू 5 माइनस, अब LHL के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा आपका, जहां पर जो x है वो लेस देन 5 है, मतलब ये LHL के लिए फंक्शन है आपका। अब हम यहां पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 5 माइनस एच प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 5k माइनस kh प्लस 1। अब आप h की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो यहां आ जाएगा 5k प्लस 1। LHL हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं RHL आपका। तो यहां पर देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, और RHL के लिए फंक्शन क्या होगा आपका, जहां पर जो x है वो 5 से बड़ा है, यहां पर x 5 से बड़ा है, तो RHL के लिए फंक्शन हो जाएगा 3x माइनस 5, और यहां पर हम x को पुट करेंगे 5 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहां पर पुट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5, और यहां हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 इज 15 एंड 3 इंटू h इज 3h माइनस 5। अब हम यहां पर h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 15 माइनस 5 हो गया 10 आपका। अब हमने LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया, अब हम F5 और निकाल लेते हैं। यहां पर x बराबर है 5 के, तो फंक्शन ये हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5k प्लस 1, यहां पर फंक्शन था kx प्लस 1, और जहां पर भी x था वहां पर हमने डाल दिया क्या आपका 5k। अब सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, तो आपका LHL बराबर होगा RHL के, वो बराबर होगा F5 के। तो यहां पर सभी वैल्यूज को रखते हैं, 5k प्लस 1, RHL आया है 10 और ये आया है 5k प्लस 1। इस पेयर को हम यहां से कंपेयर कर लेंगे तो यहां पर आएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 1 को इधर ले जाएंगे, 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू 9/5, तो k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहां पर 9/5 आई है इस क्वेश्चन में। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है आपको, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पर देखिए sin 2x फंक्शन के लिए आपको बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। तो यहां पर fx आपको दे रखा है sin 2x, इसका डेरिवेटिव कीजिए f डैश x, वो हो जाएगा sin 2x का cos 2x और 2x का हो गया 2। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x f डैश x इज इक्वल टू 0, x की क्रिटिकल वैल्यूज के लिए f डैश x 0 के बराबर हो गया, तो यहां से 2 cos 2x किसके बराबर हो गया है 0 के, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, cos 2x इज 0, और cos 0 किस पर होता है आपका π/2 पर, तो इसको आप लिख सकते हैं cos π/2, तो 2x किसके बराबर आ गया π/2 के, तो x की वैल्यू यहां से आपको मिली है π/4। अब क्रिटिकल वैल्यू तो हमें मिल गई, हम इस पर ये और चेक कर लेते हैं कि क्या इस क्रिटिकल वैल्यू पर ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है भी या नहीं है। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपका, तो हम निकाल लेंगे f डबल डैश ऑफ x, और वो कितनी वैल्यू आएगी यहां पर देखिए, cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x, और 2x का हो गया आपका 2, और 2 और 2 हो गए 4 माइनस का। मैं निकाल लेता हूं f डबल डैश ऑफ π/4, यहां माइनस 4 इंटू साइन 2 इंटू π/2 π/4। अब यहां पर ये क्या हो गया आपका, ये 2 इंटू π/4 बन जाएगा π/2, और π/2 साइन π/2 होता है आपका 1, तो यहां से -4 इंटू 1
ये हो जाएगा -4 विच इज लेस देन 0। अब यहां पर f डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम। f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा आपका, वो होगा पाई बाई 4 पर। और आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको, नीचे ये एक फंक्शन दे रखा है एंड आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव आप ऊपर बना सकते हैं। आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है आपको एंड आपके पास फॉर्मूला होता है कि यदि नीचे फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, जो नीचे वाला फंक्शन है वो लॉग में आ जाता है और यही क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो 1/2 को बाहर रहने देंगे, लॉग, और ये नीचे वाला फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, लॉग में आ जाएगा प्लस c, और यही क्या है आपका इंटीग्रेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इफ a एंड b आर टू इवेंट सच दैट, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन आपके पास ट्रू होगी। तो वो इक्वेशन क्या दे रखी है वो देखिए जरा, यहां पर आपको दे रखा है pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b, आपको दे रखा है pb के बराबर। अब pb से pb तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, pa इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया है, pa के बराबर आ गया है। अब हम ऑप्शन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन टाइप ही ट्राई कर लेते हैं, pb बाई a 1 के बराबर दे रखा है, निकाल के देख लेते हैं वैल्यू। बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका फॉर्मूला बनेगा pa इंटरसेक्शन b और नीचे आएगा pa। हमने अभी कंडीशन निकाली कि pa इंटरसेक्शन b जो है वो pa के बराबर है, तो यहां पर pa आ जाएगा आपका और नीचे भी क्या आ जाएगा, pa। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आया 1। तो pb बाई a की वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पर वो 1 आ रही है और इसमें भी क्या दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। मतलब यहां पर जो ऑप्शन a है आपका वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। इसके लिए आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सभी में वैल्यूज दे रखी हैं। अब यहां पर ये आपका सही हो जाएगा तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे आप इसमें। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको, इफ pa नॉट इज इक्वल टू 0.4 एंड pb इज इक्वल टू 0.2 एंड pb बाई a इज इक्वल टू 0.5 देन pa इंटरसेक्शन b इज। अब देखिए यहां पर आपको 3 टर्म्स की वैल्यू दे रखी है, pa नॉट इज इक्वल टू 0.4 एंड pb इज इक्वल टू 0.2, pb बाई a इज इक्वल टू 0.5। यहां से pa की वैल्यू निकाल सकते हैं, pa किसके बराबर होगा, 1 माइनस pa नॉट, तो 1 माइनस 0.4 ये हो जाएगा 0.6 आपका। अब यहां पर pb बाई a का फॉर्मूला क्या होता है, बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये होता है pa इंटरसेक्शन b अपॉन pa। अब ये pb बाई a दे रखा है आपको 0.5, तो इसकी वैल्यू रख दी, ये हमें निकालना है। pa की भी वैल्यू हमने निकाल ली 0.6, इसको इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.6, ये हो जाएगा 0.30। तो देखते हैं जरा कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा। तो यहां पर ऑप्शन सी मैच हो रहा है, जो आपको दे रखा है 0.3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0.30 को आप लिख सकते हैं 0.3। तो ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, मतलब एक कॉइन को आपका 4 टाइम्स फेंका जाता है आपका। इफ गेटिंग ए टेल इज ए सक्सेस, मतलब कि उस कॉइन पर टेल आए, इसको हमने क्या माना है, सक्सेस माना है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, तो 3 सक्सेस आपको मिले इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहां पर देखिए भाई p डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हम मान लेंगे लेट p डिनोट्स द
probability of success and Q denotes the probability of failure। तो यहां पर देखिए P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि एक कॉइन पर हमें टेल मिले इस बात की प्रोबेबिलिटी आती है 1/2 और Q किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस P, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। अब आपके पास बर्नौली ट्रायल से n ट्रायल्स में से R सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जब आप n ट्रायल करें उनमें से आपको R सक्सेस मिले उसके लिए फॉर्मूला होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर n माइनस R। ये होता है n ट्रायल्स में से R सक्सेस आपको मिले। अब n की वैल्यू आपके पास 4 है और R मतलब 3 सक्सेस के लिए आपको बताना है, तो 4C3 1/2 की पावर R मतलब ये 3 आ जाएगी और 1/2 की पावर 4 माइनस 3, तो 4C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास इसमें, ये हो जाएगी 4 और 1/2 की 3 पावर 8 और ये 1/2, तो 4 2 ज़ा 8, ये वैल्यू आ गई आपकी 1/4 इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या रहेगा आपका 1/4 रहेगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, इफ द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं आर ऑर्थोगोनल देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है आपको जब ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपके ऑर्थोगोनल हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हम पहले वेक्टर को मान लेते हैं ए वेक्टर जो आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड दूसरे वाला वेक्टर आपको दे रखा है लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। अब ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल होने का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। सिंस थीटा इनके बीच में π/2 है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो π/2 का है क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पर हम थीटा π/2 रख देंगे, तो cos π/2 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी का मॉड्यूलस। cos π/2 की वैल्यू होती है आपके पास 0, तो 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहां से हमें मिला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको डायरेक्टली रिमेंबर होनी चाहिए कि यदि दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हो जाते हैं दैट मींस उनके डॉट प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लाई है वो 0 के बराबर होती है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, 5 इंटू लैम्डा इज 5 लैम्डा, 2 इंटू -1 इज -2 एंड 5 इंटू -1 इज -5 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 7 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5/7। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है आपका, कुछ मिस्टेक कर दी है, देखिए यहां पर इसको इधर लाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 7/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 7/5 है यहां पर। तो बस ये पता होना चाहिए आपको, ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये तो मैंने आपको बताया है कि यदि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ये कंडीशन आपको डायरेक्टली रिमेंबर होनी चाहिए, आप ये कंडीशन लगा के सिंपली वैल्यू निकाल सकते हैं। देन इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - 1 4 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म इज। तो ध्यान से देखिए, मैं पहले आपको जनरल फॉर्म बताता हूं इसकी। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 z1 पॉइंट से तो पास करती है एंड इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, इस जैसे इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं r वेक्टर इज ai कैप bj कैप प्लस ck कैप। ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रही हो एंड इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो होती है x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में i का कॉफिशिएंट
जे का कॉफिशिएंट एंड के का कॉफिशिएंट, ये उस लाइन के होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। मतलब अगर आपसे वो ऐसा बोले कि भाई एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो किसी लाइन की डायरेक्शन में हो या उसके पैरेलल हो या जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हो, तो आपको बस उसके आई जे के कॉफिशिएंट यहां पर लिखने होते हैं। तीनों ही केस में पैरेलल हो, इन द डायरेक्शन, या फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हों, तो वहां पर हमें डायरेक्शन रेशियोज नीचे लिखने होते हैं। अब आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है, पॉइंट दे रखा है 2, 1, -4 एंड जो वेक्टर है, जो आर वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू, और यहां पर आ जाएगा आपका, अच्छा यहां पर ये वाला पॉइंट माइनस का है, तो y माइनस ऑफ -1 z माइनस 4, यहां पे आएगा 1, यहां पर 1 और यहां पे -2। तो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 बाई -2। तो ये है उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास करती है एंड इस वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन में है। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालनी है आपको यहां पर। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर x का काम ये टर्म कर रही है और y का काम ये टर्म कर रही है। तो यहां पर वैल्यूज को पुट कीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सिंपली वैल्यूज को यहां पर पुट किया है। अब ऊपर वाली टर्म का ले लें एलसीएम, एलसीएम आ गया 6, तो यहां पे आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, और नीचे भी एलसीएम क्या आ गया 6, और यहां पर है 1 माइनस 1/6। तो ऊपर आ गया tan इनवर्स 5/6 और नीचे भी इसका एलसीएम लेंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल हो गया। यहां आया tan इनवर्स 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 बन गया। अब देखिए tan की जो वैल्यू 1 किस पर होती है, π/4 पर, तो इस 1 की जगह पर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 बचेगा यहां पर, और यही क्या होगा आपका यहां पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। देन इसके बाद हमें एक क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 1। आपको एक कर्व दे रखा है और आपसे वो निकलवा रहा है इसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी वो आपसे पूछ सकता था, दोनों ही निकालेंगे। देखिए किस तरीके से, यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5, ये कर्व दे रखा है। तो इस कर्व को पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ 3 आगे आएगा माइनस 18x स्क्वेयर, 2 आगे आएगा 26x माइनस 10। अब ये जो dy बाई dx होता है इसको हम कहते हैं आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पर x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। तो यहां आ गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 30 माइनस 28, ये हो गया 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया आपका यहां पर, वो आया है 2। और स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होता है आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू रख दें
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी यहां पर आपकी, वो आएगी -1/2। तो दोनों ही चीजें वो आपसे इसमें पूछ सकता है, मे बी वो आपसे निकलवा ले स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दे रखा है, लेट I इज इक्वल टू cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। ध्यान से देखें, अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये जो नीचे रूट के अंदर टर्म दे रखी है आपकी, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो इस 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पर पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो 1 का तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx की जगह आप लिख सकते हैं dt, और यहां हो गया रूट t। इस t को ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -1/2 dt। जनरल फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का, तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर को लिख देंगे नीचे प्लस c। ध्यान से देखिए, -1/2 प्लस 1 मतलब हो गया आपका यहां पर प्लस का 1/2, तो t की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं 1/2 का मतलब रूट टी प्लस सी। अब t किसके बराबर है आपका, 1 प्लस साइन एक्स, पुट कर दो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, और यही क्या आई है, इस इंटीग्रांड की वैल्यू आई है सॉल्व होके आपकी। देन इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब कि 52 कार्ड्स हैं आपके, उनमें से 2 कार्ड निकाले जाते हैं विद रिप्लेसमेंट। पहला कार्ड निकाला, उसको वापस डाल दिया, देन उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला। अब वो आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर एसेस, मतलब दोनों ही कार्ड आपको एस मिले। एस मतलब इक्के। अब 52 कार्ड्स के अंदर कितने इक्के होते हैं आपके, तो टोटल 4 इक्के होते हैं आपके। तो आप यहां पर लिख देंगे लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस, कि हमें क्या मिले, एक इक्का मिले। अब P ऑफ A किसके बराबर हो जाएगा, इक्के कितने होते हैं, 4, टोटल कार्ड्स 52, तो एक इक्का मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, वो हो गई 1/13। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों इक्के मिले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ एसेस। तो ध्यान से देखिए, पहले इवेंट पर जब पहला कार्ड निकालें तो भी ए इवेंट हो और दूसरी बार भी इक्का मिले, तो इसको आप लिख सकते हैं PA इंटू PA, और PA की वैल्यू है 1/13 इंटू 1/13 इज 1/169, और यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे रखा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं विद रिप्लेसमेंट, पहला निकाला उसको वापस डाल दिया एंड फिर दूसरा कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज एन एस एंड सेकंड इज ए किंग, मतलब पहला तो आपका क्या हो, एस हो और दूसरा किंग हो। क्वाइट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ही है ये। तो हम यहां पर मान लेते हैं लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस एंड लेट बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग, वो क्या निकलवाना है, दूसरा कार्ड किंग। अब ध्यान से देखिए कि जो ताश की गड्डी होती है ना, वेल शफल्ड डेक होता है जो कार्ड्स का, उसमें 4 ही इक्के होते हैं और 4 ही किंग होते हैं आपके। तो P ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी, 4 कार्ड हैं, 4 एस होते हैं, टोटल 52, तो ये हो जाएगा 1/13। P B निकालते हैं, 4 ही किंग होते हैं, टोटल 52, तो ये आ जाएगा 1/13 वैल्यू इसकी। हमें निकालनी है कि पहला कार्ड तो हमें क्या मिले, एस मिले, और दूसरा क्या मिले, किंग मिले। तो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज एस एंड सेकंड कार्ड इज किंग।
पहली बार ए इवेंट होना चाहिए, पहले हमें एस मिले, दूसरी बार किंग मिले। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू है 1/13, पी बी की वैल्यू है आपकी 1/13, तो इसकी वैल्यू आ गई 169। तो यही क्या है, आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद हम देखते हैं आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17। आपको एफ एन एक फंक्शन दे रखा है सच दैट n + 1/2 अगर n एक ऑड फंक्शन होता है, इफ n इज ऑड, और n/2 होता है इफ n इज इवन। ध्यान से देखिए, अगर n एक ऑड नंबर है तो फंक्शन ये होगा, और अगर n इवन नंबर है तो ये होगा आपका फंक्शन। हम इसमें यहीं पर देखिए छोटा सा कर देते हैं। पहले हम निकालते हैं f1 की वैल्यू। अब 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो फंक्शन ये होगा, और n की जगह हम रख देंगे 1, तो 1 + 1/2 ये हो जाएगा आपका 1, 2/2 इज 1। देन उसके बाद हम निकालते हैं वैल्यू f2 की। 2 क्या है, इवन नंबर, तो फंक्शन ये होगा आपका, और फंक्शन n की जगह 2 रखेंगे तो 2/2 इज 1। अब ध्यान से देखिए, 1 और 2 यहां पर डोमेन बना लें, यहां पर कोडोमेन। 1 और 2 दोनों ही किससे मैप करेंगे, जाकर 1 से मैप करेंगे, क्योंकि f1 भी 1 है और f2 भी क्या है आपका 1 है। दो पॉइंट्स के लिए सेम इमेज आपको मिल रही है, तो आप कह सकते हैं, आप लिखेंगे यहां पर f1 = f2 = 1 हैव सेम इमेजेस। दोनों की क्या है आपकी सेम इमेज मिल रही है, सो f इज नॉट 1 1। तो f क्या होगा आपका यहां पर 1 1 नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन के लिए हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करें तो हमें मिलेगा 3π/5, बट ये आपका नहीं होगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी रेंज के अंदर ये नहीं होगा आपका। तो यहां पर हमें इस 3π/5 को थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब भी साइन आता है आपका, तो साइन को ब्रेक किया जाता है पाई माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2π/5। तो यहां पर देखिए पाई माइनस 2π/5 सॉल्व करेंगे तो 5π - 2π क्या आ जाएगा, 3π/5 आ जाएगा आपका। अब साइन 180 - थीटा, थोड़ा ध्यान से देखें इसको, पाई होगा यहां पर, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव आ गया, पाई पर नो चेंज तो साइन साइन आ गया, और यहां पे आ जाएगा 2π/5। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो ये आया 2π/5 आपका, और जो किसके अंदर है आपका -π/2 to π/2 के अंदर है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π/5। ये क्या रहेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या दे रखा है, आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं और dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इक्वेशंस लिखता हूं, x = a cos थीटा एंड y = b cos थीटा। तो दोनों ही इक्वेशंस को मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करूंगा, और वहां से दोनों को डिवाइड करके मैं dy/dx की वैल्यू निकालूंगा। तो यहां पर डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, तो यहां पे आ जाएगा dx/d θ = अब a तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है -sin थीटा। देन उसके बाद dy/dθ, b तो बाहर रहेगा, cos थीटा का -sin थीटा। इसको मान ले थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ। तो फोर्थ को हम थर्ड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग फोर्थ बाई थर्ड, तो यहां आ जाएगा आपका dy/dθ अपॉन dx/dθ इज इक्वल टू, यहां पर है -b sin थीटा, यहां पर है आपका -a sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा -1 से -1 कैंसल,
यहां पर डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डी वाई ऊपर और नीचे डी एक्स, और यहां पे आई है वैल्यू बी बाई ए। तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी, वो आई है बी बाई ए। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बेसिकली दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस 2t। तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो यहां आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी, यहां पर dy बाई डी टी कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2t और 2t का हो गया 2 आपका। अब ये इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, डिवाइडिंग फोर्थ बाई थर्ड, और यहां पर हम एक फॉर्मूला लगा देंगे कि जो साइन 2a है वो किसके बराबर होता है, 2 साइन a cos a के, मतलब एंगल का आधा करके हम यहां पर लिख देते हैं। तो ये आया dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2t अपॉन cos t। यहां पर देखिए साइन 2t का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 2 साइन एंगल का आधा t cos t अपॉन cos t। cos t से cos t कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 4 साइन t, और यहां पे बचा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आया, माइनस 4 साइन t के बराबर आया है आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब किसी स्फेरिकल बलून की जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है आपकी, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रही है। मतलब आपको dv ओवर dt दे रखा है, dv ओवर dt कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रखा है आपको। फाइंड द रेट ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो बलून है वो चेंज हो रहा है आपका, ठीक है ना, उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। अब वो जैसे हम उसमें हवा भरते जाएंगे वो चेंज होता रहेगा आपका, बट वो कह रहा है कि जब उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाए, कंटिन्यूसली रेडियस बढ़ रही है, एक ऐसा इंस्टेंट आए जब उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो उस टाइम पर उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा ये आपको बताना है। तो रेडियस 5 दे रखी है, आपको निकालना है, यदि सरफेस एरिया को हम ds से नाम दे तो ds ओवर dt निकालना है। लेट सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट v डिनोट्स द वॉल्यूम एंड s डिनोट्स द सरफेस एरिया। देन उसके बाद आपको ये सारी टर्म्स यहां पर लिखनी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv ओवर dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब हो जाएगा 3r स्क्वायर, और r का हो गया dr ओवर dt। तो यहां से आपको मिला 4 पाई r स्क्वायर dr ओवर dt। ये टर्म आपको 20 दे रखी है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr ओवर dt। इसको इधर ले आएंगे तो dr ओवर dt की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वो आ गई 20/4 पाई r स्क्वायर, ये मिल गया हमें। अब s किसको डिनोट करता है, सरफेस एरिया को, और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो ds ओवर dt क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 2r, और r का हो गया dr ओवर dt। ध्यान से देखिए r की वैल्यू आपके पास है, dr ओवर dt की हमने अभी निकाल ली, तो यहां पर पुट कर दें तो ये होगा आपका 8 पाई, और r की वैल्यू है 5 इंटू ये आ जाएगा 20/4 इंटू पाई, और r स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25।
यहाँ पर 4 से 2 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 5 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या आ गया है, वो आ गया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बेसिकली उसने हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा था ताकि हम यहां से dr/dt की वैल्यू निकाल के वो यहां पर पुट कर सकें। तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए, एंड देन इसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y square इक्वल टू 8x फॉर विच द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट चेंजेस एट द सेम रेट। तो कंडीशन दे रखी है कि जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट हैं वो दोनों सेम रेट पर चेंज हो रहे हों, तो कर्व पर आपको पॉइंट की वैल्यू निकालनी है उस इंस्टेंट पर। तो द गिवन कर्व इज y स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। अब देखिए एब्सिसा हम बोलते हैं आपका x को, एंड ऑर्डिनेट बोला जाता है y को। अब इसका रेट ऑफ चेंज, x का रेट ऑफ चेंज मतलब dx/dt, dx/dt को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, और ये हो जाएगा dy/dt। भाई ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा, और इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट। तो यहां पर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर देखिए 2y dy/dt, यहां पे हो गया 8 इंटू dx/dt। तो यहां पर देखिए वो कह रहा है कि कंडीशन क्या है कि जो एब्सिसा है उसका रेट ऑफ चेंज किसके बराबर हो, ऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज के बराबर हो। इस कंडीशन का हमें यूज करना है। तो हम dy/dt की जगह लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू 8 इंटू dx/dt। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से 2y हमें मिल गया 8, और y किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। y इज इक्वल टू 4 हम यहां पर डाल देंगे, पुट y इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू 4 हमने फर्स्ट में डाला, यहां हो गया 16 इज इक्वल टू 8x मतलब 2। तो x की वैल्यू क्या आई है 2, x की वैल्यू 2, y की 4। द पॉइंट इज 2,4। तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या आई है आपकी 2,4 आई है। अब देखिए इतना काम सब कर्व के अंदर आपको करना होता है, उसको t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब जैसे यहां पर dy/dt dx/dt के बराबर दे रखा था, वो डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट कंडीशंस देता है। यहां की कंडीशन क्या थी कि जी रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा के बराबर है। इसको यूज किया और x और y की हमने वैल्यू निकाल ली, और बस वही हमें क्या करना था, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, जो एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है आपका। e की पावर x इंटू sec x प्लस sec x इंटू tan x, ये दे रखा है आपको। अब यहां पर देखिए ये आपके पास कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इनफैक्ट हर बार ही आ रहा है fx प्लस f डैश x, और इसका इंटीग्रेशन हो, मतलब ऐसा कंडीशन कि यहां पर e की पावर x हो फंक्शन प्लस में उसका डिफरेंशिएशन, तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c। ये डायरेक्टली होता है आपका, तो इसका डायरेक्टली हम आंसर लिखें तो वो हो जाएगा e की पावर x, फंक्शन क्या है sec x प्लस c। बट हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, देखिए जरा कैसे। यह आ जाएगा e की पावर x इंटू sec x dx प्लस e की पावर x इंटू sec x इंटू tan x। अब दूसरे वाले डेरिवेटिव जो इंटीग्रांड है आपका, उसको तो आपको छेड़ना नहीं है। पहले वाले में आइलेट के नियम के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। अब इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर जो टोटल टर्म मिलती है उसका इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। यहां पर सेक एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस इसका हो गया e की पावर x इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो गई, यहां पे बचा e की पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी और यहां पर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या यही वैल्यू हमने पहले निकाली थी? चेक कर लें, वही वैल्यू यहां पर आई है। तो ये तरीका था, ये इसके लिए ट्रिक है आपकी, तो ट्रिक से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस ये आपको साइड में बताना होगा उसके अंदर। देन इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक इंटीग्रैंड आपको दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको 1 बनाते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे और यहां पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12/9 एक्स प्लस 8/9 dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो यहां पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9 3 4 12 माइनस 4/3 एक्स प्लस 8/9 dx। अब x का कॉफिशिएंट ले लें, उसका आधा करें, देन उसका स्क्वायर करते हैं 4/9 और उसी को ऐड करना है और उसी को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 प्लस उसको ही ऐड करना है और उसको ही सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहां पर 1/9 1/x स्क्वायर माइनस 4/3 ऑफ x, इसको लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करने पर एलसीएम सेम है 8 - 4 इज 4/9 dx। ध्यान से देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये बन जाएगा आपका 1/9 अपॉन x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2/3 का स्क्वायर dx। ये आपको दे रखा है। तो यहां पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यही फॉर्मूला यहां पर लगेगा, x का काम ये काम कर रही है और a का काम ये टर्म कर रही है। तो 1/9 तो पहले से है, 1/a, a क्या है 2/3 tan इनवर्स x/a, तो x की जगह तो x माइनस 2/3 अपॉन a क्या है 2/3 प्लस c। तो ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहां पे आया 1/6 tan इनवर्स, एलसीएम लिया ऊपर तो आ गया 3x माइनस 2 और नीचे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहां पे आया 1/6 tan इनवर्स 3x माइनस 2/2 प्लस c और यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो सिंपली बस आपको यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको लगाना था एंड ये फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना था एंड सिंपली हमने उस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया है।